आज के जनरेशन को शार्क टैंक इंडिया और मोटिवेशनल वीडियोस देखकर तो ऐसा लगता है कि स्टार्टअप बनाना बच्चों का खेल है। सब यही सोचते हैं कि स्टार्टअप में तो बस एक आइडिया चाहिए, थोड़ा सा पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ। लेकिन लोगों की सोच से ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। रियल लाइफ में बिजनेस को ग्रो करना कोई इतना सिंपल काम नहीं है। और इतना ही नहीं, इंडिया के 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल आनंद महिंद्रा का। आनंद महिंद्रा का कहना है कि बहुत से स्टार्टअप्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सरवाइव करने के चांस ही नहीं होते, लेकिन उनके पास आइडिया और टेक्नोलॉजी दोनों होती हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिवीगो, जो कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक स्टार्टअप बन गया था, जिसकी साल 2019 के अंदर वैल्यूएशन 7,500 करोड़ के पार पहुंच गई थी। लोगों ने इसे एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न कहना शुरू भी कर दिया था। लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद इस स्टार्टअप को महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 225 करोड़ के अंदर खरीद लिया और इस स्टार्टअप की कहानी वहीं खत्म हो गई। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के मन में आए स्टार्टअप्स को लेकर सभी बड़े सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि नए स्टार्टअप्स इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाते हैं और रिव्यू जैसे बड़े स्टार्टअप के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी बंद हो गया। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इंडिया के 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं? देखिए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए IBM और ऑक्सफोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के स्टार्टअप फेल होते हैं क्योंकि इनमें लैक ऑफ इनोवेशन होता है। यानी कि ये एक दूसरे को कॉपी करते हैं, उसके बजाय इनको एक नए आइडिया के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स लेके आना चाहिए। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पुअर बिजनेस प्लानिंग। यानी कि हमारे फाउंडर्स को उनके प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो होता है, लेकिन वही सर्विस और प्रोडक्ट जनता तक कैसे पहुँचाए इस बात का ज्ञान नहीं होता है। कुल मिला के उनके पास बिजनेस करने का तरीका नहीं है। पैसा कैसे कमाना है, प्रॉफिट को भी 2x पर कैसे लेके जाना है और कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है, ये सब अभी तक हमारे फाउंडर्स को नहीं मालूम। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये कि इन्वेस्टर्स का प्रेशर रहता है फाउंडर्स के ऊपर कि इनको जल्द से जल्द बिजनेस को ग्रो करके उनको प्रॉफिट दिलवाना है, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी गिरती जाती है और उनका फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर ही रह जाता है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन है टीम इशू। यानी कि फाउंडर्स या टीम के बीच में कोई आइडिया को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और पांचवा मेन रीजन है एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कंपनी कभी मार्केट स्लोडाउन या रेगुलेशंस में फंस जाती है और इसके पास कभी बैकअप प्लान नहीं हुआ तो कंपनी फेल हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में जो $1 बिलियन कंपनी थी, लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने आप को किसी दूसरी कंपनी को बेचना पड़ा। साल 2014 के अंदर शुरू हुआ ये स्टार्टअप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को हाईटेक बनाना चाहता था और ये स्टार्टअप ड्राइवर रिले मॉडल, AI ट्रेनिंग और टाइम बाउंड डिलीवरी जैसे चीजों के अंदर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना चाहता था। और साल 2019 के बाद इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन साल 2020 के बाद इस स्टार्टअप्स की परेशानियां शुरू हो गयी। कंपटीशन बढ़ने लगा, वर्किंग कैपिटल इशू आए और इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। इस टाइम के अंदर कंपनी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और आखिर में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने इस कंपनी को 225 करोड़ के अंदर एक्वायर कर लिया। और इस कंपनी को खरीदने के बाद आनंद महिंद्रा ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करके बताया कि कंपनी का टेक अच्छा था, आइडिया भी अच्छा था, लेकिन बिजनेस मैनेज नहीं हो पाया। और ये केस दिखाता है कि सिर्फ फंडिंग और आइडिया से स्टार्टअप नहीं चलते, बल्कि एग्जीक्यूशन, टाइमिंग और मैनेजमेंट का भी इक्वल बैलेंस होना चाहिए। रिवीगो की कहानी से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स देखने को मिलते हैं। यदि आप भी स्टार्टअप करना चाहते हो तो ये 5 बड़ी मिस्टेक बिल्कुल मत करना। फर्स्ट, कॉपी पेस्ट आइडिया। यानी फॉरेन कंपनी के स्टार्टअप के आइडिया को उठाकर इंडिया में लॉन्च कर देना हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन मार्केट की अपनी अलग डिमांड है और हमारे इंडिया की अलग नीड्स हैं। इसलिए कोई गारंटी नहीं है जो स्टार्टअप विदेश में चल रहा है वो सेम भारत में भी चले। सेकेंड, मॉनेटरी प्लानिंग ना होना। देखिए, आपका कहीं स्टार्टअप अच्छा है और उसका आइडिया बेहतर है तो आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग तो मिल ही जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस फंडिंग को अच्छी तरह से यूज करें, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ में ही लगाएं, कोई फिजूल खर्ची ना करें। थर्ड, ओवर हायरिंग और फैंसी ऑफिसेज। देखिए, जब तक आपका बिजनेस एक वेल सेटलमेंट में ना आ जाए तब तक आप अपने ऑफिस पर ज्यादा पैसा खर्च ना करें, ओवर हायरिंग ना करें और सिर्फ जितनी जरूरत है उतनी हायरिंग करें। फोर्थ, अपने कस्टमर्स को इग्नोर मत करना। देखिए, आपको ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हो वो आपके कस्टमर के लिए है, ना कि इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए आप कस्टमर की नीड्स को देखें और जो वो फीडबैक दे उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को बनाएं। फिफ्थ, बैकअप प्लान ना होना।
देखिए आपके स्टार्टअप में कोई से भी क्राइसिस आ सकता है, इसलिए इंश्योर रहें कि जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसका बैकअप प्लान आपके पास हो ताकि आपका स्टार्टअप डूबे ना। और आनंद महिंद्रा ने स्टार्टअप्स को लेकर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। कई स्टार्टअप्स फेल तो कर जाते हैं, लेकिन उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी और विएबल मॉडल होता है, बस एग्जीक्यूशन या फंडिंग की दिक्कत होती है। और उन्होंने ऐसे जोन्स को ग्रे जोन बोला है, यानी कि ऐसे स्टार्टअप जो खुद से नहीं चल पाते हैं लेकिन बड़े बिजनेस उन्हें एक्वायर करके ग्रो कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर के अंदर स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। देखिए फाउंडर्स के लिए स्टार्टअप बनाना एक अलग ही एक्साइटमेंट वाला काम है। अपना नाम, अपना काम, अपना आइडिया, सब कुछ पूरे अपने कंट्रोल में। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी आती है ना, तब पता चलता है कि बॉस बनना तो आसान है लेकिन लीडर बनना एक बहुत टफ काम है। देखिए स्टार्टअप कितना ग्रो करेगा ये डिपेंड करता है कितने माइंडसेट मैच हो रहे हैं फाउंडर और एम्प्लॉय के। तो चलिए अब जानते हैं आखिर फाउंडर्स की सोच कैसी होनी चाहिए। देखिए जब भी बिजनेस या स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम आए तो फाउंडर को सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि किसी को ब्लेम करना चाहिए। यदि फाउंडर को बिजनेस में कुछ समझ ना आए तो उसे अकेले ही कोई फैसले नहीं लेने चाहिए। इससे अच्छा तो टीम के साथ डिस्कस करें और उसके बाद ही कुछ फैसले लें। देखिए फाउंडर का माइंडसेट सिर्फ आइडिया देना नहीं होता है, बल्कि अपनी टीम के साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी एक फाउंडर की जिम्मेदारी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ज्यादातर एम्प्लॉय का माइंडसेट कैसा होता है। ये बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनका माइंडसेट ही डिपेंड करेगा कि आगे की जो सक्सेस होगी कंपनी की वो किस तरह रहेगी। देखिए ज्यादातर एम्प्लॉय यदि काम ज्यादा है तो कंप्लेन करता है, और इतना ही नहीं अपनी किए की गलती दूसरे पे डालता है, और इतना ही नहीं एक एम्प्लॉय हमेशा सेफ जोन में रहना चाहता है। देखिए कई लोग स्टार्टअप या बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, सबसे ज्यादा टेंशन और प्रेशर में फाउंडर या बॉस ही रहते हैं। देखिए आप सिर्फ फ्रीडम के लिए बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हो तो थोड़ा रुको और सोचो, और ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना, क्या मैं सच में फाउंडर बनने के लिए तैयार हूँ या सिर्फ एक फैंसी टाइटल के पीछे भाग रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आपका स्टार्टअप का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट था, आपकी टीम भी स्ट्रांग थी और आपका एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर भी आपका स्टार्टअप फेल हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मार्केट उस आइडिया के लिए रेडी नहीं था। देखिए स्टार्टअप दुनिया का एक साइलेंट किलर है और यहाँ पर सब खेल टाइमिंग का होता है। क्योंकि अगर तो आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पहले आता है तो लोग आपके प्रोडक्ट को समझ नहीं पाते हैं, और थोड़ी बहुत भी देरी से आता है तो उस प्रोडक्ट का मार्केट किसी और का बन चुका होता है। अब एक बार सोच कर देखिए, क्या आपका प्रोडक्ट की डिमांड अभी मार्केट के अंदर है? क्या लोग उस चीज के लिए मेंटली, डिजिटली और फाइनेंशियल लेवल पर रेडी हैं? और क्या लोगों के पास टाइम और इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट के लिए? इसलिए कई सारे लोग अपना स्टार्टअप ये सोचकर लॉन्च कर देते हैं क्योंकि उनके पास आइडिया है और पैसा है, लेकिन रिजल्ट ये निकलता है आखिरी में उनका टाइम, पैसा और एनर्जी सब कुछ वेस्ट चला जाता है। वैसे आपकी नज़र में ऐसा कोई स्टार्टअप है जिसने ये सभी गलतियां करी है? नीचे कमेंट से बताना, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।